प्रमुख जिला न्यायाधीश आर.एन. चौधरी साहब का बहुत बहुत आभार है सर कि आपने मोरवा के लोगों के लिए एक यहाँ विधिक साक्षरता का कार्यक्रम रखा। राठौर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एडीएम साहब, झा साहब, आप भी हमेशा हम लोगों की बात सुनते हैं, तो वही आपने बोला कि लोग आते रहते हैं, तो सही में हम लोग आते हैं क्योंकि यहाँ समस्या है। और राकेश जी हम लोग का एनसीएल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आज जो भी बातें होंगी उस बातों को थोड़ा सा ध्यान लेकर और उसका संज्ञान लेंगे। अभी जो हम लोगों को प्रमुखता यहाँ पर समस्या आ रही है वह यह है कि सेक्शन 4, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 ये तीनों जो सेक्शंस रखते हैं, तो एक्चुअल में जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है वो सेक्शन 9 होता है, लेकिन सेक्शन 4 के समय से ही पूरी पाबंदियां एनसीएल द्वारा कलेक्टर को लिखी जाती हैं और कलेक्टर की तरफ से लोगों पर लगा दी जाती हैं। पुराना कानून है, नया कानून जी, पुराने कानून जी, हाँ हाँ नए में है, लेकिन इनका जो अधिग्रहण है सीपी एक्ट, वो अधिग्रहण उस के तहत है, और जब उसके तहत है तो उसमें ये प्रावधान नहीं था कि उस दिन से ये रोका जाए। सेक्शन 9 में जब ट्रांसफर हो जाए तब इनको प्रावधान था कि इन चीजों को ये रोक सकते थे, लेकिन ये सेक्शन 4 से ही अघोषित कब्जा हो जाता है इनका। सेक्शन 4, सेक्शन 7, तो एक तरह से इन लोग पूरा पोजीशन बना ले रहे हैं। सिर्फ मात्र यही है, आज मोरवा की स्थिति जो है 2016 में पहला लगा था सेक्शन 4, उसके बाद लगा सेक्शन 7, उसके बाद सेक्शन 9 आते आते 2020 में सेक्शन 9 ड्रॉप हो गया। अब जब ड्रॉप हो गया तो जो आपने पाबंदियां इतने दिन तक लगा के बंधक बना के रखा, उसका क्या होगा? उस पर कोई विचार नहीं हुआ। और 2020 में ठीक 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर से सेक्शन 7 लगा दिया, सेक्शन 4 लगा दिया, फिर से पाबंदियां लगा दी। हो सकता है कि कहीं के लिए ये केस अलग हो, लेकिन फॉर मोरवा इट्स अ रेयर केस। यहाँ का जो केस है, वहां यहाँ जो स्थिति है कि यहाँ इनका अघोषित कब्जा हो जाता है। दिस इज नॉट ओनली इन पोजीशन, सिर्फ छत के नीचे लोग रह रहे हैं। आज यहाँ ना आप सोचिए 2016 से अभी तक 2025 आ गए, ना आप जमीन बेच सकते हैं, ना आप जमीन का नक्शा बनवा सकते हैं, ना आपका परिवार बढ़ गया तो आप एक कमरा बढ़ा सकते हैं जी। धारा 4 का प्रकाशन धारा 4 के प्रकाशन पुराने एक्ट में था। अब आपका जो 2015 सितंबर 2015 से सारे जो है लैंड एक्विजिशन की कार्रवाइयाँ एआर एक्ट के अंतर्गत जो नया कानून 2013 का, तो 2015 सितंबर 15 के पहले परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, 2015 के बाद जो भी है वो परिस्थितियाँ अब बहुत अलग है नए कानून के अंतर्गत। अब इसमें है कि धारा 9/11 का प्रकाशन, धारा 11 प्रकाशन जो धारा 4 था सीबी एक्ट में या पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट में, वो अब धारा 11 में कन्वर्ट हो गया। अब धारा 11 में जैसे ही जमीन आपकी भू अर्जन के लिए प्रकाशित होती है, नोटिफाइड होती है, उससे लेकर के अधिनिर्णय यानी अवार्ड पारित होने तक या कर्जा लेने तक, दोनों में जो परिस्थितियां हैं उसके लिए ब्याज की व्यवस्था है। क्यों भाई पूछा? हम लोग ब्याज करने से हम लोग जहाँ तक अवार्ड जाता है वहाँ तक 12% हम लोग नहीं, तो कब्जा दिनांक से या धारा 11 प्रकाशन दिनांक से देते हैं सर। कब्जा जब इनसे मैं लेता हूँ उस समय पैसा इनको पेमेंट करता हूँ, दोनों एक साथ। ये सर वो नहीं बारे में बता रहा हूँ, ये सेक्शन 4 से और डेट ऑफ पोजीशन की डेट ऑफ अवार्ड जो भी होता है उस डेट तक ये 12% ब्याज। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आ गई है कि ये जो 12% ब्याज देते हैं वो भूमि पर देते हैं, भवन पे नहीं देते। नहीं, जो आपका असेसमेंट, पहली बात समझ लीजिए कि कानून कोई जानता नहीं है, भूमि की परिभाषा क्या है? नहीं, भूमि की परिभाषा क्या है? भूमि का परिभाषा जो लॉ एक्ट में दिया हुआ है, लॉ के भूमि में वो जितनी भी भूगत चीजें हैं वो उसके अंतर्गत है। ट्रांसफर ऑफ
प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में भी दिया, ठीक है। भूमि से अटैच, चाहे पेड़ हो चाहे भवन हो, जिसे अलग नहीं किया गया है, वो सारे भूमि की परिभाषा है। और इसी के तहत जो है ये दिया जा रहा है, रेलवे दे रही है, एपी माइनिंग दे रही है। इसको सब ध्यान करके ये ट्रांसफर सेक्शन 3 और इसी एक्ट में भी भूमि की परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा भूमि से अटैच, तो उसमें भूमि से अटैच मकान हो, पेड़ हो, जिसे अलग नहीं किया सकता बिना हटाए, वो सारी चीज भूमि की परिभाषा है। तो उसको जब मकान का उड़ेंगे, पेड़ सबकी उसमें लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बड़ा अच्छी व्याख्या दिया, ठीक है, उसको जरूर विचार कर लीजिए। अब डेट ऑफ अवार्ड तक तो इनका वहां आ जाता है, लेकिन डेट ऑफ अवार्ड करने के बाद क्या होता है कि फिर ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, 5 साल 10 साल तक प्रक्रिया चलती है। आज भी मढ़ौली का प्रकरण जो है आज भी बहुत लोगों का चल रहा है और वो हो नहीं पाता है। अब ये मानते हैं क्या, सेक्शन 80 जो है उनका ये कहना है कि जिस दिन हम पोजीशन लेंगे उसी दिन होगा, लेकिन यहाँ मोरवा के केस में हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि ये रेयर केस है। यहाँ ये पोजीशन इतने पाबंदियां लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली इनका पोजीशन हो जाता है। वो बंद, बाकी लोग जो है वो बंद छत के नीचे जी रहे हैं, क्योंकि इतना ब्लास्टिंग है, प्रदूषण है, जल स्तर एकदम गिर चुका है, तो पोजीशन बाकी नहीं रहता है। और कहते इवेंट कहते जो हम लोग का ये नाम है कि उस दिन अगर ये इतना समय ले रहे हैं तो इनको उस पीरियड का इंटरेस्ट देना चाहिए अंडर सेक्शन 80। क्या कि इनका जो सेक्शन 17(3) था सीबी एक्ट का, उसमें भी यही प्रावधान था कि, और ये उसी का रिप्लेसमेंट है सेक्शन 80। उसमें उस समय 5% का प्रावधान था, आज के दिन 17(3) का जो प्रावधान है वो बदल के 5% से 9% और 12 पहले साल के लिए 9%, उसके बाद टिल द डेट ऑफ पेमेंट 12%, 15%। पेमेंट अगर समय सीमा नहीं करते 15% जी हाँ 15%। तो अब वो समय सीमा क्या है, वो समय सीमा पता नहीं है कि किस समय सीमा में होना है। अब ये मान के बैठे हैं कि हमने अवार्ड कर लिया, सेक्शन 25 बोलता है कि 1 साल के अंदर में इनको अवार्ड दे देना है, और 1 साल के अंदर कभी अवार्ड हो नहीं पाता है, अदरवाइज इट विल लैप्स। लिखा है ना सेक्शन 25 जी, कलेक्टर धारा 19 के दिन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर निर्णय करेगा। अवधि के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के आयतन की समस्त प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। ये मैंडेटरी को दिया है, एक शर्त उसमें जरूर दिया है कि समुचित सरकार को बढ़ाने की दी गई है, लेकिन वो बताना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियां कैसी। 1 साल के अंदर नहीं आते हैं तो अब पूरी कार्रवाई लैप्स, प्रॉपर्टी आपकी, और जो क्षति डैमेज होती है दौरान वो भी इनको देना पड़ेगा। आज तक हम लोग कहीं कुछ मिला नहीं है, माफी चाहता हूँ। घर बैठे थोड़ा मिलेगा जी, घर बैठे थोड़ा मिलेगा आपको, आप घर थोड़ा पहुँचाएंगे। क्या गया उसके माध्यम से भी तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नहीं यह शुरू है, आप बताइए, है एप्लीकेशन लगाइए कि आप 1 वर्ष के अंदर आपने किया कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं। सर एक चीज और भाई साहब के बीच में, हम लोगों को जो पहले भू अर्जन किया गया था उस समय से मोरवा का पूरा जो है आपका एक आने वाले परिस्थितियों हम अभी विचार नहीं कर। नहीं हम अभी बात को रख रहे सर। हम लोगों का यहाँ का विकास का जो रेट है, भूमि का जो रेट है सरकारी रेट, वो बढ़ा ही नहीं। आप देखिए हम सर पीछे था बैगन का रेट, बैगन जो नगर निगम वार्ड है हमारे उसका वैल्यू कम था। अरे धारा 26 पढ़ा आपने सर, इन्होंने ये जो हमारा, अरे भाई जो आपका मुआवजा तय होगा केवल कलेक्टर गाइडलाइन ही पर्याप्त नहीं है। सर अभी देखिए एडिशन क्या है। अरे धारा 26 देखिए, पहला ग्राउंड है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन को बाजार में,
दूसरा दिया है कि औसत जो उस समय विक्रय वहां हुआ है, जो सेल रेट डिस्प्यूट हुई है वो, और प्लस और तो प्राइवेट कीमतों पर की सहमति होगा। बाजार मूल्य के लिए जरूरी नहीं है कलेक्टर की जो गाइडलाइन ही पर्याप्त, ठीक है। उसमें वहाँ आसपास आगे पीछे रजिस्ट्री क्या हुई है, क्या रेट है, मार्केट रेट डिसाइड करने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन पर इस तमाम बिंदु विचार करना पड़ेगा। देखिए मुख्य जो नया एक्ट है बहुत अच्छा ये कानून हमारा है। हमें जिसकी जमीन है या जो भी उपजा उपयोग कर रहा है प्रतिकर निर्धारित करते समय अधिकतम मूल्य देना है, न्यूनतम नहीं। जो अधिकतम मूल्य उसका हो सकता है ये मेरा ऐसा समझना है। हाँ ये तो है, लेकिन कहीं क्लियर नहीं होने की वजह से थोड़ा सा आपस में हम लोग अभी आया है पॉइंट भी आ वन बाय वन सब किया। वर्ष 2016 में मोरवा का जो रेट था वो 11,000 था और वर्ष 2025 आते आते वो 8800 हो गया, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों तक इस एरिया को बंधक बना के रखा। और कानून में ये भी प्रावधान है कि वो एक्सप्लेनेशन 3 में कहते हैं 26 का ये में कि आप किसी भी ऐसे एरिया से रेट कंपेयर नहीं कर सकते हैं जिस एरिया को किसी भी वजह से बाधा रहित न रहा हो। मतलब इन्होंने पूरा कानून लगाया था तो इस वजह से ये बाधित था और इस वजह से यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब 20 में जो इन्होंने ड्रॉप किया वो ड्रॉप करना इनकी मजबूरी थी, डिले था कि चालाकी था, वो भी समझने वाली बात है। क्योंकि ठीक 20 में 20% रेट गवर्नमेंट के द्वारा कम किया गया था स्टैंप ड्यूटी का, लेकिन स्टैंप ड्यूटी का मतलब है दैट इज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। वो ये पर्पस के लिए नहीं है कि आप स्टैंप ड्यूटी का मतलब अब रेट कम है। हाँ, दूसरा चीज है कानून में कहीं पर भी ये कॉस्ट नहीं बोलता है, वैल्यू शब्द लिखा है। कॉस्ट का मतलब होता है कि ईटा पत्थर जोड़ दिए उसको कॉस्ट बोल दिए, लेकिन वैल्यू का मतलब होता है कि अगर वही कॉस्ट कनाट प्लेस में लगा है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और वही चीज आज मोरवा के यहाँ लगा है तो उसका वैल्यू कुछ और होगा। तो इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जहां कॉस्ट की बात हो रही है वो कॉस्ट ही खाली हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मार्केट वैल्यू जो उसका है तो वैल्यू देना पड़ता है। आज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का हम लोग जाते हैं तो उसका रेट दिया जाता है और उसके हिसाब से उसका उसी ईटा पत्थर का रेट अलग हो जाता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उसको सिर्फ ईटा पत्थर के कैलकुलेशन से जोड़ दिया जाए। तो ये भी एक मतलब ये बिंदु है। इसलिए मैंने कहा था सेक्शन 29 में जब एक प्रोसीडिंग कार्रवाई करते हैं तो हमारे ज्यादा एक्सपर्ट है मार्केट वैल्यूज के लिए। मान लीजिए कि रजिस्ट्रार हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पीडब्ल्यूडी हमारे पास है, पेड़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट से हम स्पेशल रिपोर्ट मंगाते हैं, क्योंकि वो केवल ग्राउंड अप केवल स्टाम्प कलेक्टर ने रेट फिक्स करी वो हमारा मार्केट वैल्यू नहीं होगा। मार्केट वैल्यू डिफाइंड है कि जो एट प्रेजेंट में मार्केट रेट क्या है, वो केवल रजिस्ट्री भी आधार नहीं हो सकती। तो सारे ग्राउंड को लेकर कुल जो अधिकतम है अधिकतम देना ही है, इसमें लिखा हुआ है श्रीमान। इसी में ये कहना चाहेंगे सेक्शन 29 को भी बहुत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। सेक्शन 29 कहता है कि भूमि और भवन से जुड़ी संपत्ति, दैट डजंट डिफाइन कि भूमि और भवन उससे जुड़ी जैसे भूमि से जुड़ी संपत्ति हो गई सेक्शन 28 में सेकेंडली में ये डिफाइन किया हुआ है कि उसमें आ गया फसल, पेड़, ये भूमि से जुड़ी संपत्ति मानी गई है, उसको अलग से डिफाइन कर दिया है 28 का सेकेंड में। नेक्स्ट वो जो बिल्डिंग जैसे भवन से जुड़ी भवन का मतलब कि अगर कलेक्टर गाइडलाइन में कोई किया हुआ है तो सामान्य बिल्डिंग का रेट किया हुआ है, और साधारण बिल्डिंग की आईपीसी फ्लोरिंग है, खिड़की है, दरवाजा है, साधारण हाइट है उसके हिसाब से। लेकिन इसके बाद उससे जो उसमें कहने का फॉल सीलिंग है, पैनलिंग, वॉल पैनलिंग है, टाइल्स लगा हुआ है, दीज आर भूमि भवन से जुड़ी संपत्ति, इसका मूल्यांकन करना है। इतना गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, वहां साफ लिखा हुआ है भूमि और भवन से जुड़ी संपत्ति। अब जुड़ी संपत्ति को नहीं पढ़ते, भूमि और भवन का रेट पकड़ो, तो भाई भूमि का रेट वहां लिखते हो, भवन का रेट यहाँ का लिखते हो, दोनों यही लिख दो। तो ये सेक्शन 29 भी गलत इंटरप्रेट हो रहा है।
और रेट में सर कलेक्टर गाइडलाइन रेट अगर बेटर है तो वो हमारे लिए मंजूर है, लेकिन अगर उससे बेटर दूसरा रेट है तो वो हमको वर्कआउट करके हमको लेना है। गाइडलाइन कम है, मार्केट में अधिक है, तो मार्केट में तो बेटर जो आएगा वो अडॉप्ट होगा, सब विधि तैयार किया जाएगा, जो विधि बेस्ट होगा जिसके लिए वो दिया जाएगा। अब बहुत जगह सर जमीन का रेट कंबाइंड है बिल्डिंग के साथ, अब जमीन का रेट बिल्डिंग के साथ कंबाइंड है तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये घर इतने ही स्क्वायर मीटर का होगा, ये 500 का ही होगा, ये वो 1000 का भी हो सकता है, वो 25,000 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। तो वो स्क्वायर मीटर जो जमीन के नीचे का जो रेट है वो विकसित भूमि में है, उसको कृषि भूमि मान लेते हैं। कलेक्टर गाइडलाइन में अगर ऐसा नहीं होता तो लिख दिया जाता कि इसमें जो भूमि का भवन के साथ जुड़ी भवन ये भूमि का जो रेट है ये 500 स्क्वायर मीटर तक ही दिया जाएगा, बाकी का नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रावधान ही नहीं। जो भी मकान है जी जो उसका मार्केट में बड़ी होती है और 70-54 फीट होती है, पीडब्ल्यूडी का रेट हमेशा अधिक रहता है। हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं, पीडब्ल्यूडी से महंगा कोई बिल्डिंग नहीं बना। आप प्रोपरेटर तक 29 लगा दीजिए कि भाई आपको पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट मंगा लिया जाए, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सबसे अच्छी रिपोर्ट। अभी सब शहर में यहाँ पे हो क्या गया है कि कुछ गलत लोगों के चलते वो जौ के साथ घुन पीसने वाली बात हो गई, जौ के साथ घुन पीसने वाली बात हो गई है। वो देखिए जैसा शुरू में इनके लिए भी नया है और आपके लिए भी नया, कुछ आपको भी अपनी पक्ष रखना पड़ेगा और लीगली जो आप लोगों में से काउंट हैं जो बता सकते हैं वो अपनी पक्ष को रखिए, इन राइटिंग रखिए ना। हाँ जी जी इन राइटिंग रखिए, जो मौखिक नहीं, नेताओं वाला काम नहीं, इन राइटिंग। नहीं सर, हमने ये पूरे पॉइंट्स को लिखित बना लिया। हमने देखा हाँ अच्छा। जी जी सर, यहाँ पे ये हमारा वही कि जो अधिकतम रेट होगा वो लागू होना चाहिए, हर तरीके से रेट लिया जाना चाहिए और कलेक्टर को कहा गया है हाँ, और उसमें कम से कम जनता की सहमति भी होनी चाहिए और उस तरीके से अभी तो खैर पहले से बहुत इम्प्रूव्ड है, आज जो HCL का पोजीशन है पहले से काफी कुछ अब डिस्कशन चल रहा है और उस पर हो रहा है, पहले तो कोई सुनता ही नहीं था। मैंने हमारी CMD से बात हुई थी जी सर, वो लीगल का बना रखा है स्पॉट को सारी चीजें। जी जी एक दिन हम की टीम स्पॉट बुलाएंगे और सब चर्चा करेंगे जी। तो प्रैक्टिकल क्या होगा। अब सर दूसरा प्रावधान है सेक्शन 38 के तहत। सेक्शन 38 कहता है कि आप किसी को भी विस्थापित करने के पहले ये सुनिश्चित करेगा कलेक्टर कि उनका पूरा पैसा दिया जा चुका है, उनका पूरा भुगतान, तो वो जो समय सीमा है 3 महीने में कहते हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 को 6 महीने में और इसी तरीके से बाकियों के लिए प्रावधान दिया हुआ है। अब NCL का कहना है कि नहीं, आपको पहले आप अपना पहले तोड़ो उसके बाद हम देंगे, तो तोड़ने वाली बात तो तोड़ चुके हैं, आज के दिन में सब आदमी ऑलरेडी पोजेस्ड है, अब पैसा आप दीजिए, लोग ललायत हैं, लोग ठप पड़ा है सबका व्यवसाय, यहाँ मोरवा व्यवसायिक क्षेत्र है, यहाँ सबका व्यवसाय पाई के मोहताज हो गए लोग, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, आप पैसा दीजिए। आप कहते हैं चीज बड़ा है, नहीं आप कहते हैं कि ये बड़ा विस्थापन है, तो बड़े विस्थापन अगर आप करने जा रहे हैं तो बड़े की तरह आपको भी बड़ा बनना पड़ेगा, आपको भी ये देखना पड़ेगा कि इसमें जितनी श्रम शक्ति चाहिए, जितने लोग चाहिए, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको सेक्टर वाइज बांट के लोगों की टीम खड़ी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। आज के जमाने में जबकि मोदी जी वहां से एक जगह बैठ के बटन दबाते हैं, सबके खाते में पैसा चला जाता है, फिर आप दरबार क्यों लगवाते हैं? आप सबका अकाउंट नंबर लीजिए, एक जगह से पैसा ट्रांसफर कीजिए, क्या जरूरत है सबको दरवाजे पर भिखारी की तरह खड़ा करने का? अभी कोर्ट ने इस चीज के लिए बोला है भाई तो ये विस्थापित कोई भिखारी नहीं है कि दर दर भटकता रहे, तो इस चीज पर भी ध्यान दिया जाए। और दूसरी अनुसूची जो है अफेक्टेड फैमिली का जो परिभाषा है उसमें 3(1) और 3(2) में अलग अलग परिभाषा है जो कॉलम है। अब कॉलम 3(1) में जो है वो है भूस्वामी के लिए, और 3(2) में जिसका टाइटल होल्डर है, और 3(2) में है जिसका टाइटल होल्डर नहीं। तो जो टाइटल होल्डर नहीं है उसके लिए 3 साल की अनिवार्यता है, ये उठा के उसको भूस्वामी के कैटेगरी को भी ले आते हैं। अब भूस्वामी अगर आज कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है, उसका एक भाई यहाँ रह रहा है, एक भाई विदेश में रह रहा है, सर या डिस्प्लेसमेंट को लेकर के बोलना चाहते हैं या बोलना नहीं, इनका एक गाना जो लैंडलॉर्ड है, रिकॉर्डेड लैंडलॉर्ड, हाँ सर, वो जो रिकॉर्डेड लैंडलॉर्ड नहीं है, हाँ लेकिन उस जमीन से उसकी परवरिश होती है, उसकी कोई इंडस्ट्री हो, कोई उद्योग करता हो, कोई काम करता हो,
दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। सर इन्हें लैंड का पैसा मिलता है? नहीं, वो बात नहीं है। क्या करना है आप जो 3 साल का जो वो सेक्शन 3(2) है ना, सेक्शन 3(2) सेक्शन 3C में ये कहता है, 3C का 1 कहता है अफेक्टेड फैमिली। इसमें जैसा दो है, 1 और 2 है। एक तो जो लैंडलॉर्ड है वहाँ कोई लफड़ा नहीं, 2 में लफड़ा है। 2 में एक अगर आप स्वामित्व की भूमि नहीं है, ऐसे कोई सदस्य या सदस्य ऐसे किसी श्रमिक, जैसे हम अपना कोई जमीन किसी को लीज पे देते हैं, जैसे हमारा यूपी में हुंडा सब जाता है, हुंडा पे देते हैं, किराए पे देते हैं। जैसे बाम की बाग है तो उसको फल का अधिकार हमने दे दिया है। तो ऐसे जो बटाईदार है, कारीगर हैं, इनसे 3 वर्ष तक प्रभावित से काम किया हो, उनके लिए रिवायत करना है, लैंडलॉर्ड के लिए नहीं। लैंडलॉर्ड के लिए नहीं मांगा जाता है। हाँ, वही अभी तक मांगा गया था, मेडोली में यही था। हम लोग आज इसलिए कहा कर रहे हैं कि यहाँ भी ना आए। आप तो मोरवा की बात करिए। जी मोरवा में नहीं आए। अभी तक ये क्लियरिटी आया नहीं फाइनली की तरफ से, इसलिए हम लोग ये पॉइंट रखते हैं। जी इनका सर जो ये 3D जो है उसमें हम लोग को एक क्लियरिफिकेशन चाहिए। सेक्शन 3B जो परिभाषा है वो कहते हैं फैमिली का मतलब जो देता है, जो फैमिली किसको बोलते हैं, 3D था। उसके उस संदर्भ में थोड़ा सा चाहेंगे कि ये डैनी जी है, ये थोड़ा सा इस पर विस्तार करेंगे। थोड़ा सा इजाजत से डैनी जी को मान्यवर, इसमें कुटुंब की परिभाषा दी गई है, जिसमें ड में कुटुंब के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, आवश्यक संतान, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहनें। इसमें एक स्पष्टीकरण उसी के नीचे दिया है, किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए एक पृथक कुटुंब माना जाएगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग मानी जाएंगे। 2 चीजें जी। पहला तो पढ़ाई में प्रेरित वाली बात, प्रोविजो दिया हुआ नहीं पढ़ा, वाइफ रिलेशन प्रोविजो के लिए, परंतु विधवाओं या डाइवोर्सिड लेडी और कुटुंब द्वारा अतिरिक्त स्त्रियों को पृथक कुटुंब माना है। ठीक है, मान ली भले ससुर हो, बच्चे हो, तब अगर वो विडो है या डाइवोर्सिस है या किसी का त्याग कर दिया गया तो वो पृथक है। तब उन्होंने कहा किसी भी लिंग इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी भी लिंग के वैध को, चाहे उसकी पत्नी तो दासित है ना, वो आश्रित रहेंगे, पत्नी है दासित है, ये माइनर बच्चे दासित रहेंगे। माइनर परिवार के अदर मेंबर भी इंडिपेंडेंट है, चाहे रिलेशन जो भी सभी इंडिपेंडेंट, उसको उन्होंने कहा जहाँ डाइवोर्सिस है, जहाँ विडो है, जहाँ त्याग कर दिया गया, वो अलग माने हैं। इसमें अलग मत माने, तो पति पत्नी को एक ही माना जाएगा। हाँ। दूसरा एक इसका इधर का सीबी एक्ट में सेक्शन है, इनके यहाँ सीबी एक्ट अब लागू नहीं है। सीबी एक्ट के अंदर कार्रवाई एक्ट रिपील नहीं हुआ है। इनको जो है अगस्त 15 में बोर्ड ऑफ इंडिया का लेटर है 13 का, ये सितंबर 15 से ये लॉ एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। जो भी ये कार्रवाई करेंगे लॉ एक्ट में ही करेंगे। सीबी एक्ट में मतलब इतना अधिकार है कि यही असेसमेंट कर सकते हैं। और सर गणना पत्र जो एनसीएल का आता है वो इतना इनकम्प्लीट गणना पत्र होता है और इतने भागों में बटा रहता है, मैंने टुकड़े टुकड़े में करके गणना पत्र का पूरा दर्जी हो जाता है। उसको ये खुद ही नहीं समझ पाएंगे, दूसरे को क्या समझेंगे। हाँ, तो अब उसमें आप गणना पत्र पिछला उठा के देखेंगे सर, उसमें ये तक छिपाया जाता है ये किस तारीख से किस तारीख तक दिया जा रहा है और कहां पर कितना प्रतिशत के दर से दिया जा रहा है, वो सारी बातें छुपा दी जाती है।
अरे डेट तक नहीं होते डेट कार्रवाई। नहीं है, गणना पत्र में डेट नहीं है, और उसको कैसे करना नहीं, पड़ेगा? किसी भी कार्रवाई में कोई डेट दस्तखत करेंगे, डेट नहीं है। कोई भी चिट्ठी इशू होता है तो चिट्ठी फोटोकॉपी पकड़ा देते हैं, वो रिसीव करा देते हैं, और एक्चुअल चिट्ठी नहीं देते हैं। ऐसा सूचना अधिकार का जानकारी ले सकते हैं इनसे, लेकिन अब कोई प्राइवेट कंपनी उसमें है। उसमें सर अधिकार का सूचना का एक बार तो घुमा देंगे, पहले 1 महीना चला जाएगा, फिर दूसरा इतना आम आदमी उतना कर ही नहीं पाता जितना उसमें चाहिए। नहीं तो हम मोरवा में विस्थापित होने वाली संख्या कितनी है? 1000-2000 से कम तो नहीं होगी। ऊपर 22,000 है लोग। हाँ, उसकी एक लोकतंत्र है हमारे यहाँ, नेताओं को तो कमी है ही नहीं, उस टीम का भी लीडर बनानी, वो अपनी बात को सबकी ओर से रखता जाए। असल में जो आगे बढ़ के कुछ रखता है ना, उसी को रगड़ देते हैं लोग। पिछली दफा मैं आगे आके बहुत सा पॉइंट को रेस किया, तो उस नतीजा क्या हुआ, मेरे पूरा मुआवजा के प्रक्रिया को इतना रगड़ा गया, इतना परेशान किया गया कि बिना मतलब काम को 2009 से 2022 पहुंचा। अभी हम बताएंगे, नहीं रगड़ पाएंगे। यहाँ हम लोग अपनी बात रखने में भी 20 बार सोचना पड़ता है। देखो, दे आर पब्लिक सर्वेंट लोग हैं। अब तो खैर बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, अभी तो जो भी टीम है बहुत अच्छी टीम है और कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो बिंदु है वहां पर थोड़ा सा तो ये पॉइंट्स हमने सब रखा। और जैसे झा साहब बोल रहे थे बहुत लोग गलत हैं, तो गलत के चलते सही को नहीं पीसा जा सकता। हाँ, नहीं हो। तो ये अगर हो जाए, अब आप थोड़े देर के लिए अभी जो रेलवे का आपने उदाहरण दिया, अरे भाई गलत है तभी तो हम लोग बैठे हैं, हमारी जरूरतें क्या है, सही काम। आज मोरवा में प्रशासन के पास पूरी ताकत है, आप धारा 12 के अंतर्गत नोटिस दीजिए, खाली कराइए। आज मोरवा में मेन रोड जो है तोड़ा गया, आज से 10 साल 12 साल पहले हुआ था कि 3 महीने में बन जाएगा। यहीं पर एसडीएम थे उस समय खड़े हुए, उन्होंने कन्विंस किया, पूरे लोग खड़े होकर अपना सारा तोड़, ऐसा पब्लिक कहाँ मिलेगा? इतना होने के बाद सब कोई अपना तोड़वा लिया। तो यहाँ के लोग बहुत अलग तरीके के लोग हैं, इनको कंपेयर नहीं किया जाए। हाँ, 4 है, ये पहला स्थान है जहाँ पर भी लोग 4 हैं। बहुत बड़ा रैकेट है भाई जिले में। मैंने एक जिला है जहाँ पर बाहर के लोग आकर के भी चाहते हैं मेरा भूख कोई अर्जित करे। सर एक छोटा सा डॉट संग यहाँ पे दे दे कि अब जैसे अभी बात हुई कि NH-35 का जैसे हुआ, लोगों ने घर बना लिया, कभी सोचा गया कि इसका दूसरा पहलू क्या है? आज NH-35 पर जो आ रहा है वहां का रेट है 80 लाख से 1 करोड़ रुपए पर एकड़, और प्रशासन का रेट क्या है 1,60,000 से 2 लाख रुपए पर एकड़। वो अगर कुछ कर लिया तो बच जाएगा, नहीं तो कहीं का नहीं रहेगा। आपका प्रावधान है ना नेगोशिएशन का, कलेक्टर को पावर है ना कि अगर मुआवजा उचित नहीं है तो सिर्फ कम करने का प्रावधान थोड़ी ना है, बढ़ाने का भी प्रावधान है। आप पॉजिटिवली भी तो सोच सकते हैं। आपने क्यों नहीं एक कदम उठाया तो पब्लिक 10 कदम फिर पीछे हटती? मार्केट वैल्यू उठाया नहीं कदम कभी। इस लाइन पे यही तो बोल रहे हैं, मीडिया को भी मसाला मिला हुआ है, वो भी डेली उछाल रहा है, लोगों को भी कहने में आ रहा है कि लोग इस चीज को खत्म कर, ये कहते लोग गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उनके साथ क्या गलत हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, मैं कल आ रहा था, बरगवा पर एक्सीडेंट हो, डीएम है, ठीक है, रिपोर्ट करो, क्लेम मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट को से मिलना वो मिलेगा। नहीं 4 घंटे 5 घंटे जा होता क्या है, कोई अपने मरीज है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, किसी को जल्दी है, कोर्ट जाना है, पेशी जाना है, वारंट हो जाएगा। तो हमारा एक कहना है कि कानून कई जगह जो लोकतंत्र है वो बातें रखते हैं, पब्लिक को परेशानी नहीं होना है। जैसे आप 12 से 14 साल थोड़े सड़क बन रही है, उसके लिए कोई आवाज और लेन जो है, कितनी असुविधा होती है यहाँ तेरी बातें जाना बनवास कर दिया, आप सोच लीजिए। आज हमारे जुडिशरी में कोई जज यहाँ आना नहीं चाहता है, जैसे आता है 3 दिन में अपना ट्रांसलेशन लगाता है। तो कुछ पब्लिक को भी करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर कि डिले पर कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, कहे कि अब कोई भी चीज है, आज आप पैसा मिस्त्री की तरफ से बनाते हैं और अगले को आप पैसा दे रहे हैं, उसको मान लीजिए कोई भी घर है, मेरा घर है, हम उसको रिपेयर करा के चाहे जैसे भी हम संतुष्ट हैं। आज आप कहते हैं कि नहीं, उस घर में से तुम निकलो और तुम तो बोले भाई निकल के जाए कहाँ, बोले दूसरा घर बनाओ, बोले कैसे, बोले पैसा ले लो।
बोले किस आधार पर? बोले 2020 के आधार पर। हम बोले घर कब बनाएंगे? जब हम पैसा देंगे। तो जब आप पैसा कब देंगे? पता ही नहीं। नए एक्ट में दिया हुआ है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो 12% तो आप खाली तभी करा सकते हैं तो पैसा दे दें। 12% तक तो अवार्ड का डेट है, और अवार्ड के डेट बाद सेक्शन 80 को पकड़ लेते हैं कि आफ्टर डेट ऑफ पोजीशन। उसमें लाइन छूट गया, गलती हो गई कानून बनाने वाले से कि उसने पोजीशन और ये विजेबल अर्लियर लिखना था, लोग विजेबल लेटर लिखना था, लेकिन वो नहीं, सब में लिखा गया, उसमें ये छूट गया। जिसका फायदा उठाते हैं ये कि आप पहली बार क्या हुआ मिडोली में, जमीन का पैसा दे दिए, घर का पैसा किसी को नहीं दिए। क्यों? जमीन पर 12% दे रहे थे। और वही मैंने उसी का यहाँ पर रिप्लिकेट ना हो जाए, नॉट ये एडजस्टमेंट हम लोग का ये मोरवा मड़ोली एक ही है सर। ये रेट सर उसी मड़ोली का लगा रहे हैं अभी भी। जब प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उससे पूर्व संदर्भ से जमा नहीं की जाती है तो कलेक्टर अधिनिर्णय का रकम ऐसा कब्जा लेने के समय उस समय जब तक सरकार से जमा नहीं कराया जाता है 9% ब्याज की दर से ब्याज सेक्शन 80 फिर अगर 1 वर्ष के अंदर इन्होंने नहीं दिया तो 15%। इसमें एक चीज जरूर मैं कहूँगा राजू जी कि आप लोग जो पोजेशन का है इसका कोई निर्धारित प्रक्रिया आपका नहीं, क्योंकि जैसे धारा 11 प्रकाशन एक कुछ कर नहीं सकते, धारा 11 प्रकाशन के बाद कुछ भी नहीं करते। तो धारा 11 प्रकाशन के बाद एक कब्जे वाली जो व्यवस्थाएं हैं, अगर पेमेंट अब तो कंपनी को पेमेंट करना है, एक जनरल जो असेसमेंट करते हैं तो उसको करके और जो अंडर प्रोटेस्ट करके जो है ये तो भुगतान किया सकता है, परिषद से पहले के उसका। दूसरा जब तक है वो की साथ रहने दीजिए, अब अतिरिक्त निर्माण नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, रहने से नहीं रोक सकते ना। कोई मत तो रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? वो तो मजबूरी में है, पैसा दे देंगे चले जाएंगे, चले जाएंगे। किसी को प्लास्टिक में प्रदूषण में बिना पानी का रहने का शौक नहीं। दूसरा ये है, ये तो ठीक है असेसमेंट और कंपनसेशन की बात, हमारे लिए विस्थापित आपकी कंपनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं और नागरिकों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनके रेगुलेशन की जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो पहले कर लिए जाए तो ये काम बड़ा आसान हो जाए। इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्थाएं अगर हम पहले कर लेते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। इस पर हम नहीं काम कर रहे। इस बार इन लोग का बात भी हुआ है और कई ग्राउंड बार हुआ, उस हिसाब से हम लोग अपना स्कीम बना इनको तो डिस्टर्ब कर दिया। जैसे धारा 11 प्रकाशन हुआ, अब कब से हुआ? 24 से। तब से विस्थापन के आतंक में जी रहे हैं। हमें कुछ जब आप क्या कर दोगे, इनको तो आशंका पूरी है, लेकिन इनके विस्थापन की व्यवस्था उस पर आप प्राप्त करेंगे। एक आतंक और है सर, अभी इन्होंने एक बिल पेश करने जा रहे हैं कि सेक्शन 9 होने के बाद भी कभी भी चाहे एनसीएल तो जितनी जमीन चाहे ले सकती है, उसको पार्ट या टोटल छोड़ सकती है। मान लीजिए इन्होंने आधा को विस्थापित किया और छोड़ दिया, हमारे शहर को आधा तोड़ दिया और फिर छोड़ दिया, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, अब देखिए शहर की बात तो नहीं करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, जो नया एक्ट नहीं है कि जो हमारी प्रॉपर्टी आधा अधूरा नहीं ले सकते, अगर उससे वो बहुत प्रभावित होती है तो पूरी जमीन अदर करना है। मकान है, आप कहोगे हम 2 कमरे के हमको चाहिए और 6 कमरे आप छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसे प्लाट हुआ, अगर आपने हमारे प्लाट को जो मेरा मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है और 500-600 स्क्वायर फीट आपने भूवाइजन कर लिया, हम 400 फीट उसका क्या करेंगे? तो वो भी आपको करना पड़ेगा, नए एक्ट में है। और सर एक और है, जैसे हम लोग को तो ये विस्थापन स्थल का जो पहले ऑफर दिया गया, वो इतना दूर 25 किलोमीटर दूर भोलगढ़ ले जाकर फेंक दिया गया गाँव में। हम लोग नगर निगम क्षेत्र के लोग थे, हम लोग का था कि नगर निगम क्षेत्र में ही
आसपास हम लोग को विस्थापन दिया जाता तो कम से कम हमारी संस्कृति नहीं टूटती। और शेड्यूल 3 में भी होता भी है कि अगले को आप ऐसा फंसाओ कि वो ट्रॉमेटिक ये नहीं हो, वो डरा हुआ या अपने आप को अलगाव या इस तरीके की स्थिति में ना महसूस हो। लेकिन उसके लिए हमसे पूछेंगे कि हमारा एक सर्वे कराएंगे, तब ना पता लगेगा कि कहाँ हम चाहते हैं। कोई सर्वे नहीं कराया गया, सीधा वहां फेंक दिया गया। नतीजन सारी पब्लिक बोली कि भाई इससे अच्छा पैसा ही दे दो, तो पैसे के लिए फिर ये होगा। अब हम लोगों का कहना है कि कम से कम ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए तो कोई एरिया अपना डिनोट करके कम से कम व्यवसाय रहेगा तो फिर से खड़े हो जाए, तो उतना भर करें ताकि लोग किसी तरह ये हो जाए, स्टैंड कर जाए। आसपास में अगर करेंगे तो उसी तरीके से आइडेंटिटी बनी रहेगी। हर चीज कानून में नहीं होती। अभी 25 साल 30 साल से जहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, अब उसको सबको पता है वहाँ से व्यवसाय कितना सुविधाजनक है, जहाँ भी मार्केटिंग कर सबको पता है। अब नए जगह जाएंगे 20 साल लग जाते हैं उसमें जो है, फिर उस गुडविल को लाने, उसके लिए हमारा कानून चुप रहता है। देखिए ये मैंने जरूर कहा कि जितना बेनिफिट हो सकता है, पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक को ही देना है, ना हमको अपने पॉकेट से देना है, तो देने में तो रह गया है ना। तो जो बेहतर हो सकता है, रिलैक्सेशन मैं जरूर चाहता हूँ कि वो उचित प्रारूप में हो कि वो पैसा कितना देते हो आप बताओ, कितना देते हैं? सर RFCT लाज के तहत जो प्रोविजन है 15 लाख रुपया बोला गया है, जिसमें से 12 लाख रुपया हाउस के बताइए इनका कितने हो? आपका मकान कितने का है? आपका मकान कितने का करोड़ का है? माननीय थोड़ा सा निवेदन मैं ये करूंगा कि इस जिले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पब्लिक की बातों को सुनने वाला इस जिले में कोई भी, चाहे शासन हो चाहे NCL हो। आज हम परेशान हैं मुआवजे के लिए, तो हमें यह पता ही नहीं है कि कानून के अलावा हम किसी व्यक्ति को अपनी बात, पूरा टीम है इनके साथ समस्या ये है सर कि ये हमारे जमीनों का या हमारे मकानों का जो मूल कीमत है बाजार का, उसको तो ये पकड़ते ही नहीं है। ये आज खोज रहे हैं PWD में या रजिस्ट्रार विभाग में कि सबसे मिनिमम इनको पैसा कैसे दिया जाए, ये इस पर प्लान कर रहे हैं। और उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं कानून के अलावा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको खत्म कर सकें। और सबसे मूल चीज ये है कि ये व्यवसायिक क्षेत्र, सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। यह व्यवसायिक क्षेत्र है, और व्यवसायिक क्षेत्र में जो व्यवसायिक क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए या जो कार्य होना चाहिए वो व्यवसायिक के हिसाब से, इसके पहले जो मेढ़ौली का विस्थापन हुआ उसी तर्ज पे मोरवा का भी विस्थापन बार बार करने का प्रयास किया जा रहा है। जो उदाहरण पेश किया जा रहा है वो बार बार मेढ़ौली का पेश किया जा रहा है। जैसे हमारा अगर 5 डिसमिल 40 बाई 60 का मकान है, तो यह विस्थापन ऐसा है कि इस पर जमीन कम है और कंस्ट्रक्शन ज्यादा है। लेकिन मोरवा जो मेढ़ौली में विस्थापन हुआ 1 एकड़ में मात्र 5 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन था। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसका 3 हिस्सा कर दे रहे हैं कि अगर हमारा 5 डिसमिल है तो 2 डिसमिल का 100% देंगे, 1.5 डिसमिल का ये 20% कम देंगे, और फिर 1.5 डिसमिल का और 20% कम देंगे। वो एक गलत तरीका है। हाँ, देखिए मेढ़ौली की परिस्थितियां और मोरवा पर से बहुत जमीन आसमान अंतर है। मोरवा एक व्यवसायिक केंद्र है, मेढ़ौली एक तरह अभी भी गाँव के। तो यहाँ की जो परिस्थितियां, सारा व्यवसाय जिले का ट्रांसपोर्ट से लेकर के सारी चीज तो मोरवा से ही होता है। तो मोरवा को अपने देखना पड़ेगा कि आपको जो गाइडलाइन है मार्केट वैल्यू जब निर्धारित करें तो उसमें क्या है, आप अपने एविडेंस पेश करिए। मैंने देखा है कि आपके यहाँ NCL में भी बहुत सी चीज़ें देखा कि आपका कोई एविडेंस पेश ही नहीं होता है, और जो एक कहते हैं कि ऑब्जेक्शन से भी आते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन आते हैं प्लेनिंग में। जो पब्लिक का ऑब्जेक्शन है तो वो एक लीगल ऐसे लोग होने चाहिए कि जो प्रॉपरली अपने पक्ष को रख सके। जब प्रॉपरली पक्ष रहे आगे भी वो काम आए, अगर नहीं मानते हैं रिफर तो होगा ही, जाएंगे।
तो वो एक बड़ा तरीका बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र है और मैक्सिमम लोग अफेक्टेड होंगे। आज होंगे, कुछ 10 साल बाद होंगे, कुछ 5 साल बाद होंगे। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। जहाँ तक कोयला है, एक कुछ से कुछ करते ही रहेंगे। जी श्रीमान, थोड़ा सतीश पटेल जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। और मैं जो ये लिखित बनाया है, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपके संजय भैया और राजेश भैया का सोनाली की जनता की तरफ से धन्यवाद। और माननीय न्यायाधीश महोदय, हेलो, हाँ, तो माननीय न्यायाधीश महोदय, आपसे बस एक हमारी एक चीज हमको जानना था कि जब एनसीएल धारा 11 यहाँ पे मोरवा के प्रभावशाली कर चुका है और अब जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो सर जो अपनी लार एक्ट की अनुसूची की धारा 38(1) के तहत सर जो अपने कलेक्टर महोदय हैं उनको सर इसका जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी शहर उजड़ेगा, जो भी उसको कहीं न कहीं या तो पुनर्स्थापन करना पड़ेगा और किस जहाँ पे भी करे, जहाँ पे भी जगह डिसाइड करे, वो फर्क नहीं पड़ता, पर जो एक शहर जीवन शहर बताया जा रहा है उसको कहीं न कहीं सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसकी कथन सर लार एक्ट के 38(1) में भी है और सीबी एक्ट की धारा सर जो प्रकाशन हुई थी 11/27/8/24 को प्रभावशाली हुई थी। और सर लार एक्ट की तीसरी अनुसूची की धारा 38(1) के अनुरूप सर यह आवश्यक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए बाधित है एनसीएल। पर सर अब एनसीएल की तरफ से ये कहा गया है, एक नया प्लान जो बहुत ही अजीब सा प्लान है सर, वो लाया गया है, वो है सेल्फ रीसेटलमेंट का। सर इस प्लान का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है कि कहीं पे भी। अब इससे सर दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे सिंगरौली की जनता के सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सर हम अपनी मर्जी से पैसा लेके बच सके, पर सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस जो पैसा एनसीएल ऑफर कर रहा है 15 लाख रुपए, उससे सर कहीं पे भी 3 डिसमिल जमीन भी नहीं ले पाए जा करके। आज के डेट में सर बैडन जाए तो 3 डिसमिल जमीन भी नहीं मिलेगी उसमें। और सर रही बात, ये तो सिर्फ पैसे की है। एक शहर में सर सिर्फ मात्र घर नहीं होता, एक शहर में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि स्कूल होता है, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होता है। तो सर आज को अगर ये सर मान लीजिए कि धारा 11 करने के बाद हमारा नोटिस पारित कर देते हैं और हमें 6 महीने का वक्त दे दें कि भाई आप जाइए जनवरी 2026 से आप खाली कर दीजिए पैसा लेकर के और सेल्फ रीसेटलमेंट देता है, तो सर हमारे जो बच्चे छोटे छोटे हैं हम कहाँ एडमिशन कराएंगे? बैडन की आसपास की जितनी भी स्कूलें हैं सर वो ऑलरेडी इतनी फील है कि एक बच्चा भी एडमिशन वहाँ पर नहीं ले सकता है। तो ये सर एनसीएल अपने पूरी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए नई स्कीम लेकर के आए, जबकि इन्हीं के सर पुराने जो सीएमडी महोदय थे उन्होंने सिंगरौली में आके के लिए बहुत बड़ा वादा किया था कि हम एक ऐसा विस्थापन करेंगे कि ये सिंगरौली के लिए एक पूरे इंडिया के लिए नाजिर साबित होगा। और सर आज की डेट में ये अपनी पूरी जिम्मेदारी से 15 लाख रुपए दे करके हमें सेटल कर रहे हैं। इससे सर 15 लाख ये नहीं दे रहे हैं, आप सहमत दे रहे हैं। ये 15 लाख नहीं दे रहे, आप सहमत दे रहे हैं, उसका 15 लाख दे रहे हैं। अगर आप सहमत नहीं तो करना पड़ेगा, लेना तो करना पड़ेगा। तो सर अभी सर निवेदन ये है कि धारा 11 प्रभावशाली हो चुकी है सर, अभी तक इसका कोई बात कर ही नहीं रही है, बता ही नहीं रहे कि सर हम क्या व्यवस्था देंगे, कहाँ देंगे, पब्लिक को लेने। सर अचानक से अगर हमको कहीं बसा दिया जाए और बोल दिया जाए कि नहीं हम लोग को जंगल में जाके बसा रहे हैं, तो हम सर उस हिसाब से तैयारी तो पब्लिक को कम से कम कॉन्फिडेंस मिले करके कलेक्टर महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है कि सर वो लोगों को बताएं कि क्या क्या व्यवस्था वहाँ पे देंगे ये और कितने बच्चों को कौन से स्कूल देंगे, कौन से कॉलेज देंगे। सीबीएसई का बच्चा है सर, वो जाके एमपी बोर्ड के स्कूल में तो पढ़ेगा, वो सीबीएसई स्कूल की सोचेगा। सर ये सब व्यवस्थाओं के बारे में सर इसमें सर लिखा भी हुआ है, जिसका कोई भी इनके तरफ से कोई भी बातें नहीं बताई जा रही। क्या है, पहली चीज है कि जो हमारा नया एक्ट है कलेक्टर को पावर का, जो सीबी एक्ट रिपील नहीं हुआ है, तो सीबी एक्ट के अंतर्गत की प्रोविजन के अंदर एक काम करें। इसके कुछ ऐसी चीजें होती है जहां आपके राइट अफेक्टेड होते हैं, तो वो पूरी पिटीशन इन हाई कोर्ट, तो वो उपचार आपको हाई कोर्ट से मिले। अभी तो जो कानून एक्ट के अंतर्गत होगा बता तो नहीं कर रहे हैं, तो जाइए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाइए, वो आप करेंगे नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो कानून एक्ट में हो सकता है, इसमें तो कलेक्टर इम्पावर्ड है, कलेक्टर किसी को पावर डेलीगेट होते हैं,
TBA के अंदर ये इस कानून के अंतर्गत है। कई कुछ स्टेट में हमने देखा है कि जहाँ कलेक्टर ही असेसमेंट है, वहाँ NCF की कोई नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए अपने राइट इन्फोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। दैट इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, वो आपको हाईकोर्ट जाना। आज ही पेपर में था कलेक्टर को आपके 105 जुर्माना काज के, तो कहने को आप जब जाओगे तभी तो कुछ होगा। जो कानून की मंशा है उसके अनुसार काम कर, उसमें जो असुविधाएं दिक्कतें हैं अपना पक्ष रखिए। मैंने कहा ना, मैंने सैकड़ों केस देखा है लैंड एक्विजिशन का, आपकी एक भी सही आपत्तियां इनके पास नहीं है। बस 2 लाइन लिख देते हैं, जैसे वो किताब में सहमत नहीं हूँ या मुझे मुआवजा नहीं मिला है। पर आपको प्लीड करना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और प्लीड नहीं करें तो आगे रिलीफ भी नहीं मिलेगा। तो पहला है जो ऑब्जेक्शन फाइल नोटिस देते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल करनी सारी चीज लिखी है ना। दूसरा है कि उसकी बोलते हैं कि आपने पोजीशन नहीं दिया, ये उल्टा इल्जाम लगा देते हैं कि आपने पोजीशन नहीं दिया। अब कैसे आदमी ऐसे फेंक के किसी को पोजीशन दे दे? आप आइए पोजीशन लीजिए, नहीं दे तो बोले, अगर नहीं दे तो आपसे धारा 12 के तहत आप नोटिस इशू कीजिए। तो आप पोजीशन ले ही नहीं दे रहे हो तो कहाँ मैंने ऐसे कहाँ इंटरेस्ट भी आप, चूंकि आप देख रहे हो कि हमको इंटरेस्ट नहीं देना है, आप उसका पूरा लाभ उठा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम ये पोजीशन ले नहीं रहे हैं, पोजीशन दे नहीं रहा है ये बात नहीं है, ये पोजीशन ले नहीं रहे हैं। यस, अपने जरूरत के हिसाब से पोजीशन ले उसमें दिया हुआ है कि अगर ये प्रोसीडिंग आपको कलेक्टर को दिया गया है, 1 साल के अंदर नहीं पूरी होगी तो लैंड एक्विजिशन कार्रवाई समाप्त, फिर नए ढंग से शुरू करना पड़ेगा। और मैंने खुद ये कहते हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ ओन फॉल्ट, अपने गलती करके उसी का फायदा खुद ही उठाते। तो आप अपना पक्ष रखिए। आपको सरकार दिक्कत क्या है? आरोप प्रत्यारोप लगाओ तो खत्म नहीं होगा। सर मैं केवल आपसे तो जानना चाहता हूँ, जानकारी बस, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे सवाल बड़े सीरियस आते हैं कि आपने कह दिया कि 12 मास के अंदर पेमेंट करना होगा। छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये अवार्ड कर देते हैं, लेकिन अवार्ड के बाद ये दोबारा इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें इनको पेमेंट करना है, टाइम लेंदी करते हैं, और जब ये पेमेंट हमें देंगे नहीं तो शायद इसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना घर कैसे छोड़ सकता। इसका सीधा उदाहरण अभी जहाँ निगाही का विस्थापन हुआ है, आज 30 साल से इन्होंने मकान, नल, पेड़ का पैसा नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज भी 30 साल से लोगों ने घर नहीं छोड़ा है और घर खंडर हो गए हैं। ठीक है सर, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अवार्ड करने के विदिन 12 मंथ में आप हम लोगों को पेमेंट कर दें। ये हम आप लोगों को श्योर करना चाहेंगे कि जैसे ही हमको पेमेंट मिलेगा जल्द से जल्द हम मकान खाली कर देंगे। दूसरी चीज, आपके द्वारा एक चीज कही जाती है कि यहाँ जो भी लोग हैं अगर यहाँ रह रहे हैं तो वो उनको हम भूस्वामी भी हैं तो उनका हम अलग देंगे, जो यहाँ रह रहे हैं उनका अलग देंगे। सर अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, रोजगार के लिए अगर वो बाहर जा रहे हैं, एक भाई यहाँ रह रहा है, अपने माँ बाप को लेकर रख रहा है, बाकी रोजगार के लिए जा रहा है, उसकी फैमिली बाहर जा रही है, कुछ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस संदर्भ में आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलेंगे? वो भी भूस्वामी को बराबर हिस्सा मिलेगा या बिल्कुल लैंड आर्डर सर, उसमें लैंड उसकी रजिस्ट्री है जी, रिकॉर्डेड लैंड आर्डर हाँ रिकॉर्डेड है, उसका नाम है। वो कहाँ रहता है जरूरी नहीं है, अगर उसके नाम से प्रॉपर्टी है, भले वो अमेरिका में रहता है तो उसका पता तो मिलेगा ही। सर प्लीज इसको थोड़ा सा देखिए। पॉइंट बात करेंगे, मैं चाहूँगा 10 मिनट आपका समय लूंगा। सर कंपनसेशन तो मिलेगा, लेकिन विस्थापन का जो लाभ है वो ये नहीं लेना चाहते। विस्थापन का लाभ की बात नहीं देना चाहते। विस्थापन का लाभ इसलिए मिलेगा, पोजेशन वो डिफाइंड पढ़ लीजिए पोजेशन के बाद, कार्पर पोजेशन, सिंबॉलिक पोजेशन। भले हम इंग्लैंड में रहते हैं, वो प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा माना जाए। आज इंग्लैंड में है, कल वापस आएगा तो कहाँ जाएगा? वापस ना आए भाई, अगर हम ओनर हैं, हम हमारा
पोजीशन है ही है, रहना कोई जरूरी नहीं कि आप फिजिकल रूप से वहां पर प्लाट या जमीन पर बैठे रहें, ठीक है। सर, नगर निगम या मोरवा में नगर निगम क्षेत्र के 50% बनाए हुए मकान है, दुकान है, जिसका विस्थापन होना है और लोग 30-35 साल से उसमें रह रहे हैं। अभी जो बातें चल रही हैं उनको आप के द्वारा ये कहा जाता है कि वो चूंकि नगर निगम का है तो उसके पैसे नगर निगम को दिए जाएंगे या उनको नगर निगम से पूछा जाएगा। सर, मकान हमारा है, नगर निगम से लीज है। सिंह साहब ने बताया कि 3132 पढ़ा दिया, उसमें टेनेंट को भी पाता है, ठीक है। अगर 3 साल से अधिक समय से वहाँ कोई कारोबार करता है, चाहे हमने लीज पर दिया है, चाहे लाइसेंस पे दिया है या टेनेंट है, तो उसको कंपन मिलेगा, उसको दिया परिवादन दिया हुआ है, और उसके शर्त है 3 साल से अधिक समय से वो कारोबार का। वो मकान भी नगर निगम द्वारा आवंटित है, वो रह भी रहे हैं, उनके नाम पे है और फिर भी ये नगर निगम को लेटर लिखने की बातें करते हैं। इसमें एक और विशेष चीजें हैं कि सर, ऐसे मोरवा में ऐसी कई व्यवसाय हैं जो गाइडलाइंस, कलेक्टर गाइडलाइंस पे ही है कि वो नगर निगम क्षेत्र में ही संचालित होंगे। अगर उनको नगर निगम क्षेत्र से हटाकर ग्रामीण में दिया जाएगा तो वो उनके लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ व्यवसायिक हैं, मोरवा एक व्यवसायिक स्थान है और कई ऐसे व्यवसाय को इस चीज को ध्यान में रखकर खोला गया था कि ये नगर निगम क्षेत्र में है। उसके लिए इनके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। उसका रीजन ये है कि हम अगर नगर निगम क्षेत्र से उस व्यवसाय को ग्रामीण में लेके जाएंगे तो हमारे माननीय कलेक्टर साहब उसको निरस्त कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग कोई दिशा निर्देश चाहते हैं, क्योंकि सर उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नगर निगम क्षेत्र में ही वो व्यवसाय चलेगा और ग्रामीण में जाएगा तो वो उसको लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तब तो हमारे जो लोग व्यवसाय के रूप में, क्योंकि मोरवा व्यवसायिक है सर, इसमें कोई बट नहीं है, तो व्यवसाय हमारा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बताइए क्या कर सकते हैं कि समस्या अपनी जमीन है होता है। नहीं सर, इतना तो जरूर है कि 10-20 एकड़ जमीन देखिए, और यहाँ पे लोगों का जो व्यवसाय है कानून में दिया हुआ है भी कि जब कंपनसेशन आपका निर्धारित होगा, लाइसेंस क्या आपकी क्षति क्या होती है विस्थापित से, उसका भी आपका मुआवजा है, एसएस करना मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ग्रामीण पहली बार चीज और बताऊँ आप लोगों को, जो समस्याएं भविष्य में आने वाली आप लोगों को, एक भी मैंने जो केस देखा है, बहुत कम केसेस हैं जो मकान भवन निर्माण की अनुमति के साथ नक्शा पास में, और कानून बड़ा सामान्य है, अवैध कार्य का कोई छतपुट नहीं मिलती। हम गलत करके कोई रिलीफ नहीं प्राप्त, क्लीन है आपको। ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं सर, आपके निर्देश में ये पॉइंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि सिविल एक्ट के अनुसार कई चीजें इस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। मैं कहना था ये सारे बिंदुओं पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, वो जरूर नोट करेंगे सर। कानून में आपके द्वारा सर, प्लीज सर, कानून में आपके द्वारा ये ऐसा मुझे जानकारी है, मैं इसको श्योर नहीं कर रहा हूँ कि 12 साल से ज्यादा रहने वाले को उसका वास्तविक मालिक माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है जी। अगर ऐसा हुआ जिसकी लाठी भैंस कब्जा कर जाओ, 12 भगा के आने नहीं देगा। कानून की मंशा नहीं सर, कानून की मंशा ये है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और सामने वाला मुझे अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, उसके नॉलेज में है, उसे प्रूफ करना बड़ा कठिन काम है। आज तक प्रूफ नहीं हुआ है जो काम। कौन मालिक चाहेगा मेरी जमीन कब्जा कर? सरकार के केस में 30 साल और प्राइवेट में 22 नहीं, सरकार में भी वही स्थिति है, सरकारी जमीन में भी है। अब सरकार की परिभाषा में किसको सूचना बदनाम हो गया, तो भी
जबरली इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिप्रिशिएट किया है। इस कानून को एडवर्स पोजीशन को अच्छा नहीं माना। सर ये जो नक्शा वाला जो पास वाला जो बात है, लाल एक्ट की भावना के अनुरूप तो जो सरकारी जमीन पे घर बनाया है उसको भी पैसा दे रहे हैं और उसका प्रावधान भी है। जी जी बना के दिया होगा, उसको पैसा लीगल है, जी जी तो उसको देना पड़ेगा। उसके में 3 लोग इसीलिए जब ये कहते हैं शिक्षा में नोट कर रहे थे कि इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, प्रावधान लाल में और भी होता है कि बहुत लोगों का नुकसान न करें। और मेरा लास्ट जो आग्रह था सर, हमारी जमीनों का मूल्यांकन जो हमारा जो मूल्यांकन है, मोरवा एक ऐसा शहर है जिसको दिन प्रतिदिन इसके रेट को कलेक्टर गाइडलाइंस के अनुसार कम किया गया और कहीं भी हम जाते हैं तो कलेक्टर गाइडलाइंस का रेट बढ़ता है। ये दुर्भाग्य है मोरवा का और मोरवा के जनप्रतिनिधियों का और हम सभी का कि मोरवा हमेशा रेट कम हुआ है। जैसे पहले 11,000 था, अब 8800 पे आ गया है। अगर ये 2-4 साल और रहता हो सकता है सर 6600 पे भी आ जाता है। आपके अनुसार सर ये ऐसा जैसे आपने पहले बताया कि आसपास के मार्केट के रेट की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं आग्रह ये करूंगा कि मार्केट की वैल्यू को देखते हुए हमारे रेट को रिवाइज। जो अधिग्रहण दुधित्वा और जैन द्वारा किया गया, कुछ हमारे 7 नंबर वार्ड में कुछ भूमियों का अधिग्रहण हुआ जिसमें एनसीएल ने अपना जो मुनारा बाउंड्री किया, वो जितनी जमीनों को उसने हायर किया उस जमीन को छोड़कर, क्योंकि उस जमीनों में मकान बने हुए थे, तो उसने उसको छोड़कर उससे करीबन 20-20 मीटर आगे अपना बाउंड्री बनाकर उन जमीनों के मकानों को नापी नहीं किया, उनको मुआवजा भी नहीं दिया, छोड़ दिया। जबकि आज की स्थिति में जब हम लोग उसको देखते हैं तो पूरा एनसीएल का लैंड दिखाता है। तो जब पूरी जमीन उसने एनसीएल ने हायर कर लिया तो उन मकानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। जी जी सर, उसी में रह रहे हैं। तो जी अधिग्रहण नहीं किया, अधिग्रहण की एक सीमा है। अधिग्रहण होने का अगर 1 साल 2 साल जो भी पीरियड है नहीं होता तो मान लिया जाएगा और अधिग्रहण के बाद इस महीने से पहले तक वो भूमि स्वामियों का दिखा रहा था जमीन, अभी 1 महीने से वो एनसीएल की जमीन दिखा रही है। का मामला है ना, तो हम लोगों ने पत्र भी लिखा सर, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा गया है। तो क्योंकि उन मकानों का जी सर मकानों का मुआवजा उनको नहीं मिला और अब नापी में भी दिक्कत आ रही। जो नया एलआर एक्ट है इसको बनाने के पीछे संसद का जो सोच थी, जो चिंतन था कि जो विस्थापित हो रहे हैं उनको अधिकतम हम क्या दे सकते हैं। हर एक चीज की विस्थापन के जहां जहां मुझे कोई भी दुख और कष्ट है वो हर चीज को उन्होंने कहा है कि हमें इनको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। विडंबना वही मैंने कहा ना कि हम बांग्लादेशी आधार कार्ड बनवाने में सफल हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ भी बैगांव में चले आधार कार्ड नहीं बने, ही सिरोली की बात कर रहा हूँ। पिछला मैंने नोटिस पाया था, मैं इसी डालसा के माध्यम से कलेक्टर को पत्र लिखा है, तो काफी लोग आधार कार्ड बने। लेकिन यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एनजीओ हैं, उन्हें क्या नहीं दिखता कि बैगा इतने दिन से अभी भी 75 साल 76 साल देश आजाद हुए हो गया, वो उस पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें भी, आपको, सबको किसी भी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए सहयोग करना पड़ेगा। तो जब धारा 11 में नए एक्ट में प्रकाशन होता है तो जैसे प्रकाशित होता है
तो क्या क्या होना चाहिए समरी आपको बताता हूं। नए एक्ट में जैसे ही किसी क्षेत्र में किसके लिए लोक प्रयोजन के लिए दो तरह का है हमारे यहां, पहला लोक प्रयोजन और दूसरा प्राइवेट प्रयोजन। प्राइवेट प्रयोजन के लिए हम महसूस करते हैं, निश्चित है आज हमारा देश आजाद हुआ, हमने बहुत विकास किया, हर क्षेत्रों में विकास किया। तो जब भी कभी विस्थापन की बात होती है तो निश्चित है उस दर्द, कष्ट और पीड़ा को हम पैसे से भरपाई नहीं कर सकते। हम लोग 3 साल पर ट्रांसफर होते रहते हैं, 2 साल पर सारी सुविधाएं रहती हैं, फिर भी ट्रांसफर का वो कष्ट ही हमें झेलना पड़ता है। लेकिन आपका विस्थापन तो एक बहुत बड़ा विस्थापन है। 30 साल से 40 वर्ष तक हम यहाँ रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेरा ट्रेड है, मेरा गुडविल है, मुझे जानते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, मेरा पता है। आज किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि हम अपने घर में कब किसी को आना कब जाना, लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब विस्थापित होकर जाएंगे तो हमें 20 साल लगेगा फिर वो पोजीशन में लाने की। तो मैं इस मंच के माध्यम से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे डीएम साहब भी हैं और हमारे राजीव कुमार जी भी हैं, कि हम इनकी कीमत तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम सहायता दे सकते हैं, जितना हम मदद कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। दूसरा, कानून का विभाजन का विस्थापन समय हम लोग देखा नहीं है, नहीं पढ़ते हैं। वो पीड़ा कष्ट को जब कोई अनुभूत होती है तो लगता है कि कितनी खराब व्यवस्थाएं थी, कितना अत्याचार, अपनी संपत्ति, अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा। वो अपना लीज आपसे बात करके सहमत करार को करते हैं, लेकिन लोक प्रयोजन में सरकार को ये शक्तियां हैं कि हम आपकी जमीन को, दुकान को, जो भी आपकी चीजें हैं अटैच टू अर्थ हैं, वो हम अर्जित कर लेते हैं। और धारा 11 के प्रकाशन के बाद से, प्रकाशन कैसे होगा? राजपत्र में होगा, उस क्षेत्र में परिचालित 2 दैनिक समाचारों में होगा, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में, जिला कलेक्टर, फंड स्टेट